वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपनी रिवीजन वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे और देखो आज हम कवर क्या करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कैटल्स को, आगे हम कंटिन्यू करेंगे और कैटल्स में हम लोग सारी एक्जोटिक ब्रीड्स जो हैं इनको पढ़ेंगे और उसके बाद बफेलो की क्या क्या ब्रीड है और क्या क्या स्पेशलिटी है उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ सॉइल साइंस के क्वेश्चंस और सॉइल साइंस भी अब हम लोग रिवीजन अपनी सीरीज में स्टार्ट करेंगे। ठीक, आपसे मैंने हॉर्टिकल्चर का भी प्रॉमिस किया है बट हॉर्टिकल्चर को भी अपन लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमें यहाँ पे आंसर करते हुए चलो। तो ये है आपके लिए पहला क्वेश्चन कि भाई विच इज़ द वर्ल्ड्स हैवीएस्ट कैटल ब्रीड। क्या कह रहा है कि विच इज़ द वर्ल्ड्स हैवीएस्ट कैटल ब्रीड नोन फॉर बीइंग द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विद डिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड वाइट पैचेस। इस ब्रीड के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है वो सारी आपके इस क्वेश्चन में दे रखी हैं। जैसे कि ये वर्ल्ड की हैवीएस्ट ब्रीड है, बहुत भारी होती है भाई, 600-700 केजी तक इसका वजन जा सकता है ना, 600 केजी के आसपास चला जाता है। फॉर बीइंग हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, भाई हाईएस्ट मतलब 6000 से लेके 7000 केजी पर लैक्टेशन, इतना ज़्यादा इसका मिल्क प्रोडक्शन देखने को मिलता है और ब्लैक एंड वाइट कलर के इसमें पैचेस होते हैं। ठीक, पहली ब्रीड आपको दी हुई है जर्सी। भाई जर्सी की खास बात है कि ये जर्सी आइलैंड जगह के नाम पे ज़्यादातर ब्रीड्स के नाम रखे जाते हैं। जैसे जर्सी कहाँ की है, जर्सी आइलैंड, जो आपको यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। इस ब्रीड की एक बहुत खास बात है कि ये ब्रीड थोड़ी छोटी साइज़ की, बहुत स्मॉल साइज होता है इस ब्रीड का, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस ब्रीड की है कि ये अलग अलग क्लाइमेट, एक वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट को टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, ठंडा गर्म बहुत सारी क्लाइमेट को ये क्या कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है। और इसी वजह से आपको जर्सी के काफ़ी सारे क्रॉसेज जो हैं इंडिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जर्सी एक ऐसी ब्रीड है जो वन ऑफ द जिसके बहुत ज़्यादा क्रॉस यहाँ पे बनाए गए हैं इंडिया के अंदर। तो जर्सी ब्रीड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसके लिए, क्रॉस बनाने के लिए। और क्रॉस बनाने के बाद जो ब्रीड बनेगी, मतलब इंडिजिनस जो कैटल है उसके साथ जर्सी का क्रॉस कराया, फिर एक नई ब्रीड बनी, वो इंडिया के लिए एकदम प्रॉपर सूटेबल होगी। तो दिस इज़ अबाउट जर्सी। गुर्नसी, भाई इस ब्रीड की एक खास बात है, इसके मिल्क में एक चीज़ प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे बीटा कैरोटीन। मिल्क का जो येलो कलर है वो बीटा कैरोटीन की वजह से ही होता है और इसके मिल्क में बीटा कैरोटीन बहुत ही हाई कंटेंट में प्रेजेंट है, जिस वजह से जो इसका मिल्क आता है वो गोल्डन कलर का देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा येलो या फिर गोल्डन कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा एक ब्रीड आती है एरिसायर, है ना। इस ब्रीड की तो बहुत खास बात है, अभी हम इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेंगे। फिर आती क्या, होल्स्टीन फ्राइजियन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यही बात है कि ये जो आपकी ब्रीड है ये है फ्राइजलैंड। ये एक जगह है कहाँ, नीदरलैंड में, वहाँ की ब्रीड है, वहाँ ओरिजिन इसका किया गया, वहाँ ओरिजिन इसकी हुई थी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट पैचेस आपको इसी ब्रीड में देखने को मिलेंगे, अभी आपको देख के समझ आ जाएगा। और उसके अलावा वर्ल्ड की हैवीएस्ट ब्रीड और सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड कौन सी है, होल्स्टीन फ्राइजियन। इसका एक क्रॉस भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, फ्राइजवाल। ठीक है, अब वही वाली बात है कि भाई इंडिया के लिए हमें अगर करना है तो क्या कि हमने होल्स्टीन फ्राइजियन को साहीवाल के साथ क्रॉस कराया। ठीक है, कहाँ हुआ ये क्रॉस, ये क्रॉस कराया गया है NDRI करनाल के अंदर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो डी आंसर होल्स्टीन फ्राइजियन इज़ द राइट आंसर। तो पहली भाई जर्सी है जो यूनाइटेड किंगडम की है, बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्लिमेटाइज कर सकती है, स्मॉल, ये सारे वर्ड याद रखने भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि भाई यूनाइटेड किंगडम की है, स्मॉलेस्ट डेयरी ब्रीड है और वेल एक्लिमेटाइज है इंडिया के लिए। ठीक है, आपका यहाँ पे लैक्टेशन भी ठीक ठाक है इसका, 4.5 से 5,000 के आसपास। अब देखो भाई, आपको अगर कोई सड़क में इस तरीके की ब्रीड दिखती है ना, दिख जाएगी आपको। ठीक है, आपको सड़कों में भी दिख जाएगी कभी कभी, क्योंकि इसमें आपको एकदम क्लियर कट दिखेगा भाई, पूरी ब्लैक एंड वाइट ब्रीड है, एकदम ब्लैक कलर और एकदम वाइट कलर आपको पैचेस ऐसे देखने को मिलेंगे। तो आप समझ जाना कि वो होल्स्टीन फ्राइजियन का ही क्रॉस है जो आपको दिख रहा है। ठीक, तो हमने बोला कि भाई ये नीदरलैंड की ओरिजिन है, लार्जेस्ट डेयरी ब्रीड, सबसे बड़ी या सबसे बड़ी डेयरी ब्रीड यही है। ब्लैक एंड वाइट पैचेस ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और इसका लैक्टेशन पीरियड क्या है भाई, मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसका है, होल्स्टीन फ्राइजियन का है। और इसका क्रॉस याद रखना है भाई, फ्राइजियन और साहिवाल का क्रॉस। ठीक है, ये किया गया है जिससे यहाँ पे फ्राइजवाल यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे दो ब्रीड के बारे में। आ जाओ फिर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डेयरी ब्रीड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल। कह रहा है भाई सबसे सुंदर ब्रीड है कैटल की,
मोस्ट ब्यूटीफुल इज नोन फॉर बीइंग वेरी एक्टिव बट हार्ड टू मैनेज इन एंड इज ऑल्सो रिफर टू एज डनलफ कैटल या कनिंगम कैटल। ठीक है, देखो इस ब्रीड के जो पुराने नाम थे ना ये वो लिखे हुए हैं कि डनलॉप कैटल या कनिंगम कैटल। ये क्या है, ये भी जगह के नाम है। ब्रीड का नाम क्या था पहले, आप मान लो इस जगह के नाम पे पड़ा, फिर इस जगह के नाम पे पड़ा, बट अब लास्ट में इसका जो लेटेस्ट नाम है वो आपका एक दूसरी जगह के नाम पे पड़ा है। अभी भी जगह के नाम पे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, स्कॉटलैंड में ही वो जगह है। तो अब इसका नाम बताओ क्या होगा, गुर्नसी होगा, एरीशायर होगा, हॉलिस्टीन होगा या फिर होगा ब्राउन स्विस। ठीक, चलो सबसे सुंदर ब्रीड की अगर हम बात करें तो वो आपको देखने को मिलती है कौन सी, एरीशायर। एरीशायर जगह का नाम है जो कहाँ है, स्कॉटलैंड के अंदर है। ठीक है, बट इसको मैनेज करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो एरीशायर दिख रही है आपको, जो एकदम सुंदर सी ब्रीड दिख रही है, ब्यूटीफुल है यहाँ पे, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है। और प्रोडक्शन जो है कंपेरेटिवली जो एक्जोटिक ब्रीड की हम बात करते हैं उनमें हल्का सा कम है। अब बताओ भाई, ये ब्रीड दिख रही है यहाँ पे जो आपको एकदम ब्राउन कलर का दिख रहा है और वाइट कलर का दिख रहा है, ठीक है, यही है कौन सी, गुर्नसी। और इसकी ओरिजिन ध्यान रखना फ्रांस में, ठीक है, इसका भी गुर्नसी आइलैंड के नाम पे इसका नाम पड़ा है, फ्रांस में ये जगह है। और इसकी खास बात क्या बोली गई आपको कि भाई गोल्डन कलर का मिल्क देती है ड्यू टू हाई बीटा कैरोटीन कंटेंट। मिल्क प्रोडक्शन इसका भी बहुत ज़्यादा है भाई, 6000 केजी लैक्टेशन तक आपको इसमें मिल्क प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। अब भाई याद करो, इंडियन कैटल 1000, 1500, 2000 तो ज़्यादा से ज़्यादा होता था मिल्क प्रोडक्शन, यहाँ पे 6-6 हज़ार तक मिल्क प्रोडक्शन चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एरीशायर और गुर्नसी 4 एक्जोटिक कैटल्स की ब्रीड की हमने कर ली है बात। अब आ रहा है द करन स्विस ब्रीड विच इज अ क्रॉस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड। कह रहे कि भाई करन स्विस जो ब्रीड है वो आपका किस किस का क्रॉस है, ब्राउन स्विस जर्सी का है, ब्राउन स्विस शाहीवाल का है, हॉलिस्टीन फ्राइजियन शाहीवाल का है या गुर्नसी और जर्सी का है। ठीक है, ये वाला जो क्रॉस है ये किया गया था NDRI करनाल के अंदर। ठीक है, ये वाला क्रॉस NDRI करनाल के अंदर किया गया था। ठीक है भाई, तो करंट स्विस ब्रीड की बात करें तो ये क्रॉस है किसका, स्विस मतलब ब्राउन स्विस। ठीक है, ये कहाँ की ब्रीड है, ब्राउन स्विस, स्विस मीन्स स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड की ब्रीड है, माउंटेन रीजन पे इस ब्रीड को रहना ज़्यादा पसंद होगा। शाहीवाल तो भाई इंडिया की सबसे बेस्ट इंडिजिनस ब्रीड है, तो इन दोनों ब्रीड का क्रॉस कराया ताकि हम क्या करें, ब्राउन स्विस के भी कुछ कैरेक्टर इंडिया के अंदर लेके आ सकें। तो ये जो क्रॉस यहाँ पे कराया गया इसी को हम बोलते हैं क्या, करन स्विस। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो रहेगा करेक्ट। तो आपने बी ऑप्शन किया है तो वो बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, तो भाई ये रही आपकी यहाँ पे जो दिख रही है आपको इस ब्रीड, ये कौन सी है, ब्राउन स्विस जो स्विट्जरलैंड की ब्रीड है। लैक्टेशन पीरियड देखो भाई 5000 केजी के आसपास है। और करन स्विस भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो यहाँ पे शाहीवाल के साथ क्रॉस करके NDRI करनाल में यहाँ पे क्या किया गया, इसको डेवलप किया गया। अब भाई इस ब्रीड को देखो, रेड डेन है, इसमें आपको खास बात क्या रखनी है याद, डेन मीन्स डेनमार्क, याद कर लो, रेड डेन डेनमार्क की ब्रीड है। खास बात इसका कलर है भाई, रेड और या एकदम डार्क ब्राउन कलर का आपको इस कलर की आपको ये ब्रीड देखने को मिलेगी। तो ये ब्रीड का नाम क्या है, रेड डेन ब्रीड। ठीक है, चलो ये थी एक्जोटिक ब्रीड आपकी कौन कौन सी हो गई, यहाँ पे जर्सी हो गई, हॉलिस्टीन फ्राइजियन हो गई। ठीक है, उसके अलावा हमने कौन सी देखी थी, ब्राउन स्विस देख ली। ठीक है, तो ये सारी जो है एक्जोटिक ब्रीड्स है जिनके बारे में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन बफेलो के रिगार्डिंग, है ना। अब हो गई कैटल्स, अब आएंगे हम बफेलोस की ब्रीड पे। तो आई होप आप सब पढ़ के आए हो। और आप देखो, एक काम करो भाई, एक कॉपी वगैरह लो, क्वेश्चन नंबर डाल लो 1 2 3 4, देखो भाई कितना आपको आ रहा है, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, उसको शॉर्ट में नोट करते हुए चलो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहे हैं कि भाई विच ब्रीड ऑफ बफेलो, बफेलो की कौन सी ब्रीड है जो सतलज वैली, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब एंड शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। यूजुअली ब्लैक विद वाइट मार्किंग्स ऑन द फोरहेड, फेस, मजल, लेग्स एंड टेल एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय वॉल आइज। इस ब्रीड के बारे में आपको 3 चीज़ें मोस्टली याद करनी है। अब इस ब्रीड का जो नाम है वो पड़ा है एक रिवर के नाम पे। ठीक है, इस ब्रीड का जो नाम है वो पड़ा है किसके नाम पे, एक रिवर के नाम पे इस ब्रीड का नाम रखा गया। ठीक, याद क्या क्या करना है आपको, एक तो ये जो इसका फोरहेड आपको वाइट कलर का दिख रहा है, कुछ कुछ में क्या होगा, कुछ कुछ ब्रीड्स में, कुछ कुछ ब्रीड में ये जो वाइट वाला पार्क है, ये देखो लिखा है ना, वाइट मार्किंग्स ऑन फोरहेड, ये ध्यान में रखना है। और वॉल आइज, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये वाइट वाला पार्ट एकदम आगे तक भी इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी ब्रीड है भाई, फोरहेड में इस तरीके का वाइट मार्किंग आती है। दूसरा भाई वॉल आइज, आंखें देखो भाई इसकी कैसे चमक रही है, एकदम वाइट वाइट कलर की चमक रही है। क्यों, क्योंकि इसका जो आइरिस है
वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, अब हमें बायोलॉजी नहीं जाननी, बट इसकी आंखें एकदम अलग दिखती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, वॉल आई, जिसको हम बोलते हैं। इस तरीके से आपको अलग सी थोड़ा सा इसकी आंखें दिखेगी। तो भाई कौन सी ब्रीड है ये, मुर्रा, सुरती, जाफराबादी या फिर नीली रवि। ठीक है, तो यहाँ पे रावी जो है ये नदी का नाम है और इसी के नाम पे इस ब्रीड का नाम रखा गया है। तो नीली रवि, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन मत करना कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कमेंट्स में आपके पढ़ जरूर रहा हूँ, बट दिस सेशन वाज इज ए प्रीमियर, है ना, नॉट लाइव, दिस इज ए प्रीमियर। तो भाई ये है नीली रवि, और यहाँ पे भाई ध्यान दो थोड़ा सा, इस तरीके से वाइट मार्किंग है आपको जो देखने को मिलेगी। दूसरा क्या याद रखना है, इसकी आंखें कैसी हैं भाई, वॉल आइज हैं। और तीसरा इसके जो हॉर्न्स होते हैं एकदम टाइटली कर्व्ड होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे से। ठीक है, तो सतलज वैली पंजाब पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, वॉल आइज है इसके पास। ठीक है, टाइटली छोटे छोटे से एकदम टाइटली कॉइल्ड हॉर्न्स हैं, सिंग हैं इसके पास। ठीक है, और क्या बोला इसका, चलो लैक्टेशन आपका 1500 से लेकर लगभग 2000 kg लैक्टेशन आपको देखने को मिलेगा, किसमें, नीली रवि ब्रीड में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड हैज़ द हाईएस्ट फैट परसेंटेज अप टू 13%। इस ब्रीड में फैट परसेंटेज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, 6 से लेकर 13% तक जा सकता है। जनरली आपको 12 से 13% फैट कंटेंट इसके मिल्क में देखने को मिलेगा। अब देखो इसको हम याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये भी ध्यान में देंगे, बट पहले इस ब्रीड के बारे में और कुछ कैरेक्टर बताता हूँ, तब तक आप इसका आंसर देखो। देखो ये जो ब्रीड है थोड़ा कॉपर कलर की होगी, ये एकदम ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा कॉपर कलर की ब्रीड होगी। ठीक है, देखो थोड़ा याद करने के लिए, चलो अभी याद करने का आगे बताता हूँ। कॉपर कलर की ये क्या होगी, ये कॉपर कलर की ब्रीड है। इसके पास एक खास बात है, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इमेज में दिखाऊंगा, 2 चेवरॉन लाइन्स। ठीक है, वाइट कलर की लाइन होती है इसके नेक में, जो इसका नेक होगा इस कैटल का, उसका जहाँ पे नेक नीचे की तरफ जो लोअर पोर्शन है नेक का, वहाँ पे 2 वाइट कलर की लाइन देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग चेवरॉन लाइंस कहते हैं। ठीक है, तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, तीसरा आपको भाई यही ध्यान रखना है इसका फैट कंटेंट। ठीक है, भदावरी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, भदावरी, जो आपको यूपी वगैरह में देखने को मिलती है, यूपी एमपी वगैरह में, वो है कौन सी, भदावरी। ठीक है, अब देखो थोड़ा याद करने के लिए, इसका कोई वैसा रिलेशन नहीं है, बट वही है कि हम याद करने के लिए किसी भी चीज़ को कहीं से भी जोड़ लेते हैं कई बार। ठीक, ज़्यादातर बफेलो आपको थोड़ा ब्लैक कलर की दिखती है। ठीक है, भदावरी थोड़ी बड़ी है या फिर थोड़ी सी भद्दी सी, ऐसा याद करने के लिए है नहीं, बहुत प्यारी सी ब्रीड है। ठीक है, बस याद करने के लिए, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा अलग है, कॉपर कलर का है, 2 अलग सी वाइट लाइन देखने को मिल रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, और फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है भाई, 6 से लेके 13% तक फैट कंटेंट है, सबसे ज़्यादा बफेलो का फैट कंटेंट है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे याद रखना है आपको। ठीक है, भदावरी, तो भदावरी पर है ब्रीड ये अच्छी। तो इस स्लाइड में आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या कि 2 वाइट चेवरॉन लाइंस गले के नीचे की तरफ जो है क्या होंगी, 2 वाइट लाइंस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके बारे में, भदावरी के बारे में। सूरती में भी आपको ये चीज़ देखने को थोड़ा सा मिलेगी। तो दिस इज भदावरी, जो आपको कहाँ देखने को मिल रही है भाई, यूपी और एमपी के रीजन्स में। अब भाई ग्वालियर ऐसा रीजन है जो आपको यूपी के एकदम बॉर्डर में ही देखने को मिल जाता है, तो आप मान लो यूपी एमपी एकदम पास पास का रीजन है, वहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको ये बताया भाई कॉपर कलर की इसकी थोड़ी बॉडी होती है, देखो एकदम ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा क्या कलर, ग्रेइश कलर या कॉपर कलर देखने को मिलेगा। 2 वाइट चेवरॉन लाइंस इंपॉर्टेंट है, जो इसके नेक में आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आपको भदावरी के बारे में पता होनी चाहिए। आ जाओ भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द वर्ल्ड फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज बफेलो काल्फ इज नेम। दुनिया का पहला IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बफेलो को बनाया गया काफ, उसका नाम क्या रखा गया, है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भाई क्या हुआ कि भाई लैब के अंदर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन कराया गया। ठीक है, डैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। 1990 में इसको डेवलप किया गया था NDRI करनाल के अंदर। तो कौन सी होगी भाई पहली IVF ब्रीड बफेलो की, गंगा, अर्जुन, प्रथम या फिर विशाल। तो ये ब्रीड का नाम क्या है, प्रथम इज द ब्रीड हेयर। ठीक है, तो प्रथम जो ब्रीड है 1990 में NDRI करनाल में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। चलो भाई अब इसका आंसर करो आप मुझे। अमंग द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड विच वन इज नोन फॉर बीइंग द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर।
पहला क्वेश्चन जो हमने देखा है एक्जोटिक कैटल्स के रिगार्डिंग, वहाँ पे भाई होल्स्टीन फ्राइजियन सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है, 6000 से 7000 केजी लैक्टेशन का। ठीक है, यही था वहाँ पे पहला क्वेश्चन। अब बफेलो के केस में अगर आपसे पूछता है कि भाई कौन सी बफेलो की ब्रीड है जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो बताओ भाई कौन सी होगी। इसकी खास बात क्या है, आपको एक तो भाई ये दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये सब इसकी ओरिजिन में कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पे आपको ये ज़्यादा देखने को मिलती है। एकदम जेट ब्लैक कलर, एकदम ब्लैक कलर की, एकदम क्लियर कट जेट ब्लैक कलर की ये देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, ये ब्रीड कौन सी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड बफेलो की, जिसको हम कहते हैं क्या, मुर्रा बफेलो ब्रीड। तो जिसने भी मुर्रा आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ, मुर्रा। तो देखो भाई एकदम जेट ब्लैक कलर की दिख रही है, एकदम चमकता हुआ ब्लैक कलर यहाँ दिख रहा है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के रीजन में इसका ओरिजिन हम कहते हैं इसको। ठीक है, उसके अलावा क्या है, मिल्क और बटर फैट प्रोड्यूसर। ठीक है, टॉप मिल्क प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा मिल्क जो प्रोडक्शन है वो आपको मुर्रा से देखने को मिलता है, 1500 से लेके 2500 केजी पर लैक्टेशन। ठीक है, चलो तो ये था भाई मुर्रा के बारे में। अब भाई सूरती यहाँ पे ब्रीड है। सूरती भाई जो ब्रीड है इसकी ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी ओरिजिन याद रखनी है आपको। बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात ओरिजिन है किसकी, सूरती की। ठीक, ये भी थोड़ा सा ग्रे या कॉपर कलर की देखने को मिलेगी। और इसकी सबसे खास बात है इसके हॉर्न्स, कैसे दिख रहे हैं, सिकल शेप्ड हॉर्न, एकदम सिकल जैसे जो हैं हॉर्न देखने को इसके मिलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सिकल शेप्ड इसके हॉर्न्स हम बोलते हैं। इसमें भी आपको थोड़े से वाइट कॉलर या वाइट एंड हल्की सी इसके जोज के जो आसपास से देखने को मिलेगी। और फैट परसेंटेज इसमें भी ज़्यादा है, 8 से लेके 12%। सबसे ज़्यादा भदावरी का ही होगा भाई, 13% तक चला जाएगा। बट सूरती का भी जो फैट कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलो बताओ भाई, द जाफराबादी ब्रीड ऑफ बफेलो ओरिजिनेटेड इन विच रीजन। सारी बफेलो जितने भी कैटल्स हैं, बफेलो हैं, सबके ओरिजिन भाई आपको याद करने पड़ेंगे। तो जल्दी बताओ जाफराबादी ब्रीड कहाँ ओरिजिनेट हुई है, पंजाब के अंदर, सिंध पाकिस्तान के अंदर, राजस्थान इंडिया के अंदर, या फिर गुजरात इंडिया के अंदर। तो भाई जाफराबादी जो है बफेलो की हैवीएस्ट ब्रीड है, हैवीएस्ट। ठीक है, फैट प्रोड्यूसिंग के मामले में कौन सी थी, भदावरी थी। बट अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें भाई सबसे भारी ब्रीड कौन सी है, जाफराबादी, या फिर याद करने के लिए ना बड़ी ब्रीड है, मतलब हैवीएस्ट ब्रीड है ये बफेलो की। और ये आपको गुजरात इंडिया में जो है इसका ओरिजिन है, किसका, जाफराबादी का। ठीक है, सो दिस इज जाफराबादी, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जामनगर गुजरात में। जामनगर अभी हाल ही में फेमस हुआ था, ठीक है, अंबानी जी ने किया हुआ है फेमस। और इसके अलावा हैवीएस्ट इंडिया की बफेलो ब्रीड है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। हॉर्न्स इसके थोड़ा नीचे की तरफ जाके ऊपर की तरफ घूम जाएंगे। ठीक है, लैक्टेशन ठीक है, 1000 से 1200 केजी के आसपास इसका लैक्टेशन है। ठीक है, मलदिहारीज ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आपके नोमैडिक्स हैं या फिर ये ट्राइब हैं जो इनको थोड़ा सा इनका देखभाल करती हैं। तो ये है जाफराबादी के बारे में। नेक्स्ट है मेहसाना। भाई अब मेहसाना ब्रीड का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपका क्रॉस ब्रीड है सूरती और मुर्रा का। दोनों ब्रीड हम पढ़ चुके हैं, सूरती भी और मुर्रा भी। सूरती में हमने बोला भाई सिकल शेप्ड इसके हॉर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। और मुर्रा में हमने बोला कि भाई सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन एकदम जेट ब्लैक कलर का है। इन दोनों का कराया गया क्रॉस और बनाया गया किसको, मेहसाना को। लैक्टेशन कितना है, 1200 से लेके 1500 केजी पर लैक्टेशन। ठीक है, और इसके जो हॉर्न्स हैं थोड़े से इरेगुलर है, एकदम प्रॉपर नहीं है, थोड़े से इरेगुलर फॉर्म में इसके सिंग हॉर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, समझ आए आपको एग्जॉटिक ब्रीड्स और आपके यहाँ पे बफेलो की जो भी ब्रीड्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, चलो आप चाहो तो टेबल भी बना सकते हो इनको याद करने के रिगार्डिंग, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सॉइल साइंस की। ठीक है, अब देखो मैं सॉइल साइंस में, चलो आज तो मैंने, चलो ठीक है, फिर से सॉइल फॉर्मेशन ही उठाया, बट सॉइल फॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ा कई बार दिया है। तो अब मैं रिवीजन सेशन में कोई और टॉपिक उठाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, मिनरल न्यूट्रिशन। यहाँ से हम लोग करेंगे स्टार्ट। तो चलो आज हम सॉइल फॉर्मेशन पीडोलॉजी से ही कर लेते हैं, बट नेक्स्ट क्लास के लिए आप क्या पढ़ोगे, मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन क्या हुआ भाई, एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, कितने होते हैं, किस बंदे ने डिस्कवर किए। ठीक है, प्लांट किस फॉर्म में अवेलेबल अपटेक करेगा, कौन सी फॉर्म है जो प्लांट के अंदर मोबाइल है मूव करेगी, कौन सी है जो सॉइल के अंदर मूव करेगी। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके अलावा भाई फंक्शन एंड एफिशिएंसी सिम्टम, तो ये सारा हम लोग जो पार्ट है पहले कवर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पीडोलॉजी कई बार स्टार्टिंग में पढ़ाया हुआ है।
ठीक है। बट चलो रिवीजन क्लास है तो रिवीजन तो बनता है। तो अब जल्दी से इसको मैच करता हूँ क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान देना, ये जितने यहाँ प्रोसेस लिखे हुए हैं दीज आर नोन एज स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेस, मतलब आपको ये कुछ स्पेशल कंडीशन में ही ये प्रोसेस देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, कोई रीजन होगा जिस वजह से वहाँ पे आपको ये प्रोसेस देखने को मिल रहा है। तो जैसे पहला प्रोसेस है भाई पोर्जोलाइजेशन। अब यहाँ जल्दी से इस प्रोफाइल को देखो और यहाँ पे समझ लो। ठीक, अब भाई पोर्जोलाइजेशन क्या हुआ? पोर्जोलाइजेशन का मतलब कि अगर सॉइल की ऊपर की लेयर में सिलिका डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे था आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स भी सॉइल में ज़्यादा थे। ठीक, तो पोर्जोलाइजेशन का मतलब होता है कि सॉइल की अपर लेयर में सिलिका डिपॉजिट होगा और आयरन एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स क्या होंगे? रिमूव होंगे और नीचे जाके डिपॉजिट होंगे। ठीक, तो एक्यूमुलेशन या इकट्ठा होना सिलिका का, आयरन एल्युमिनियम के ऑक्साइड का ऊपर की लेयर से निकल के नीचे जाके एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाना, दैट इज नोन एज पोर्जोलाइजेशन। तो ढूंढो भाई कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? अच्छा नहीं लिखा है क्या? कोई बात नहीं। देखो भाई आयरन एल्युमिनियम की ऑक्साइड जो होती हैं ये हमेशा एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, अब ये ह्यूमस के साथ वाटर वगैरह के साथ मिलके क्या कर रहे हैं? रिमूव हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो याद रखना पोर्जोलाइजेशन इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पोर्जोलाइजेशन हुआ। सेकेंड वर्ड लिखा है लैटराइजेशन। अब पोर्जोलाइजेशन का थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे अब क्या होने वाला है, यहाँ पे अब क्या होगा? स्ट्रोक इरेजर, और इसको हम करते हैं डिलीट, ये होगा डिलीट। अब सिलिका जो है वो नीचे जाएगा, सिलिका जो है अपर लेयर से रिमूव होगा और आयरन एल्युमिनियम के ऑक्साइड जो हैं वो इकट्ठा होंगे। ठीक है, अब इस केस में उल्टा हो गया कि आयरन एल्युमिनियम के ऑक्साइड ऊपर ही इकट्ठा रहेंगे बट सिलिका रिमूव होगा, दैट इज नोन एज लैटराइजेशन। और भाई सिलिका के केस में हम इसको बोलेंगे एल्काली हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो फर्स्ट का तो गया डी, सेकंड का गया आपका सी ऑप्शन। अब एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, क्या रह गया है? हमने बात कर ली भाई पोर्जोलाइजेशन की, हमने बात कर ली भाई लैटराइजेशन की। ये आपको देखने को मिलेगा ठंडी जगह में। ठीक है, दोनों एसिडिक सॉइल हैं, दोनों क्या है? एसिडिक सॉइल हैं दोनों की दोनों। तो आपको जब भी एसिडिक सॉइल होगी हमेशा ह्यूमिड रीजन जहाँ बारिश ज़्यादा है वहाँ देखने को मिलेगी। और भाई ये फॉरेस्ट सॉइल के अंदर आता है, कॉनिफर्स ट्री जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे आपको पोस्टोल सॉइल जो है वो डेवलप होते हुए दिखती है। तो कॉनिफर फॉरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। लैटराइजेशन की बात करें तो आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा जहाँ पे कंडीशन क्या होगी? वार्म ह्यूमिड। ह्यूमिड तो होगी एसिडिक सॉइल है बट गर्म होगा थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ पे। फिर एक प्रोसेस आता है भाई ग्लाइजेशन। ठीक है, आई होप पोर्जोलाइजेशन लैटराइजेशन क्या होता है समझ आ गया, कई बार पहले भी पढ़ा हुआ है आपने। नाउ व्हाट इज ग्लाइजेशन? ठीक है, बाइजेशन समझ नहीं आता, एक बार पढ़ो इसको कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर वापस एक बार इसको देखो। व्हाट इज ग्लाइजेशन? अब मान लो भाई जो सॉइल है वो वाटर लॉक कंडीशन में था। ठीक है, ये सॉइल क्या हो गया भाई? सॉइल हो गया ये वाटर लॉक, पानी से भर गया। ठीक, अगर सॉइल लगातार बहुत टाइम तक पानी से भरा है तो इसके नीचे जो सॉइल डेवलप हो रही है, ठीक है, इस सॉइल को हम बोलने लगते हैं कि भाई यहाँ पे हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल बनेगा। हाइड्रो मतलब पानी, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी। पानी की वजह से सॉइल की मॉर्फोलॉजी है उसकी फॉर्म चेंज होने लगी, हम बोलते हैं हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल बोलते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइजेशन। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? भाई सॉइल के अंदर जो आयरन था, मैग्नीज वगैरह था, ठीक है, आयरन मैग्नीज हमेशा याद रखना कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे ज़्यादा रोल जो है आयरन और मैग्नीज का होता है किसमें? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। सबमर्ज सॉइल हो, कोई भी सॉइल हो, सबसे ज़्यादा रोल इन्हीं का होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भी इन्हीं का रोल होगा। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थोड़ा आसानी से हो जाता है। तो अगर वाटर लॉक कंडीशन है तो वाटर लॉक कंडीशन में जो है ये हो जाते हैं रिड्यूस। क्या हो जाएंगे? ये रिड्यूस हो जाएंगे ये। और रिड्यूस होने की वजह से सॉइल को क्या मिलेगा? एक ब्लूइश ग्रीनिश कलर मिलेगा। मतलब ग्रीन या ब्लू सा आपको सॉइल थोड़ा सा दिखने लगेगा। किसकी वजह से? आयरन और मैग्नीज की वजह से जो रिड्यूस हो चुके हैं वाटर लॉक कंडीशन के अंदर। और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइजेशन। ठीक है, तो ग्लाइजेशन आपका क्या चला गया? बी ऑप्शन
चला गया, इसको हम लोग गिली होराइजन भी बोलते हैं। ठीक, तो ग्लाइजेशन आपको हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल में बनता हुए दिखेगा, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फिर भाई पीडोटर्बेशन, तो आपको क्या ही बताना, पीडोटर्बेशन इज मिक्सिंग ऑफ सॉइल, सॉइल जो मिक्स हो रहा है आपका किसमें, ब्लैक सॉइल या वर्टी सॉइल के अंदर। तो फर्स्ट का है डी, सेकंड का है बी। तो कहाँ है भाई, नहीं फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, डी सी बी, डी सी बी एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी ए। तो डी ऑप्शन जिसने भी किया कॉन्सेप्ट है अच्छे और ये आंसर है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, द अनकंसोलिडेटेड मटीरियल फ्रॉम विच सॉइल डेवलप, बताओ जल्दी से मुझे यहाँ पे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बार से याद रखना, हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने कई बार पढ़ाई है और मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपके हर एक एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भाई देखो कहना क्या चाह रहा है, मतलब समझ लो एक बार, क्वेश्चन ये है बड़ा आसान। भाई ये जो नीचे आप देख रहे हो ना ये मटीरियल, ठीक है, द अनकंसोलिडेटेड मटीरियल फ्रॉम विच सॉइल डेवलप। ठीक है, देखो भाई जो आप नीचे ये मटेरियल देख रहे हो ना, चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या कर दो, द कंसोलिडेटेड मटेरियल फ्रॉम विच सॉइल डेवलप, कंसोलिडेटेड मटेरियल। देखो जो नीचे आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं क्या, बेड रॉक। मतलब क्या है यहाँ पे, रॉक की एक चट्टान बिछी हुई है जिसको हम कहते हैं क्या, रॉक की चट्टान नहीं, रॉक की एक लेयर या फिर चट्टान की एक लेयर क्या है यहाँ पे बिछी हुई है जिसको हम कहते हैं बेड रॉक। ठीक है, अब भाई समझ लो रॉक की लेयर बिछी है, मतलब रॉक कितना टाइट होगा, कितना हार्ड होगा, तो उसी हार्ड चीज़ को हम बोलते हैं क्या, कंसोलिडेटेड। ठीक, इसके ऊपर जो भी मटेरियल है वो क्या है, वो लूज है, वो उतना टाइट नहीं जितना टाइट है पूरी की पूरी चट्टान है। ऊपर जो मटेरियल है वो थोड़ा लूज है, जितना ऊपर जाएंगे उतना लूज मटेरियल देखने को मिलेगा। तो नीचे था भाई कंसोलिडेटेड, तो ऊपर होगा अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। ठीक है, नीचे था टाइट तो ऊपर क्या होगा, लूज मटेरियल होगा। ठीक है, तो जो भी लूज मटेरियल बेड रॉक के ऊपर प्रेजेंट है, या फिर द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, सॉरी द कंसोलिडेटेड मटेरियल फ्रॉम विच सॉइल डेवलप्स। ठीक है, जो भी मटेरियल आपका क्या है, आपका बेड रॉक के ऊपर प्रेजेंट है, उस पूरे को हम बोलते हैं क्या, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल या फिर रीगोलिथ। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, रीगोलिथ, इसको हम बोलते हैं जो भी लूज मटेरियल बेड रॉक के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेड रॉक से आपके ऊपर का सॉइल बन रहा है। ठीक, बट अगर आपसे क्वेश्चन में जैसे, चलो कंफ्यूजन दूर करो, आप क्वेश्चन में ये मान लो कि द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल आपसे पूछा है, मतलब कौन सा लूज मटेरियल है जिससे सॉइल बन रहा है, तो भाई लूज मटेरियल तो आपका रीगोलिथ ही होगा, ए होराइजन, बी होराइजन और सी होराइजन। ठीक है, लूज मटेरियल जिससे सॉइल बन रहा है वो क्या होगा आपका, ए होराइजन, बी होराइजन और सी होराइजन, जिसको हम बोलते हैं क्या, रीगोलिथ। तो आंसर जो यहाँ जाएगा इट विल बी डी ऑप्शन, सॉइल रीगोलिथ। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड पैसिव फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। भाई सॉइल फॉर्मेशन एक साइंटिस्ट आए और आपसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं साइंटिस्ट के रिगार्डिंग। साइंटिस्ट का नाम क्या था, जो वे था इन साइंटिस्ट का नाम। जेनी की जो फेमस इक्वेशन थी, जेनी नाम के साइंटिस्ट ने जो इक्वेशन दी थी है आपकी क्लोरप्ट इक्वेशन। ठीक है, CLORPT वाली इक्वेशन दी थी जेनी ने। ठीक है, उसी इक्वेशन को जोफे ने क्या करा, एक्टिव और पैसिव फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। और भाई आपसे यही पूछता है कि एग्जाम में कौन से हैं एक्टिव फैक्टर। एक्टिव मतलब भाई एक्टिव है, कुछ ना कुछ उसमें लगातार चल रहा है, कुछ प्रोसेस चल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, या फिर वो बार बार चेंज हो रहा है, दैट इज एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस क्या हुआ, पैसिव मतलब अब उसमें इतना ही जल्दी चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट और ऑर्गेनिजम्स, अब भाई मौसम तो बदलता रहता है, थोड़ा सा एक्टिव है। ऑर्गेनिज्म है भाई, कभी मरेंगे कभी आएंगे। ठीक है, कोई कंडीशन सॉइल में चेंज हो गई तो ऑर्गेनिज्म भी चेंज हो गए, मतलब एक्टिव है, हमेशा कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। अब पैसिव में आएंगे जैसे कि आपका रिलीफ। भाई रिलीफ मतलब क्या हुआ, रिलीफ या फिर टोपोग्राफी या फिर आप कह सकते हो स्लोप, तीनों एक ही वर्ड मान लो, रिलीफ स्लैश टोपोग्राफी। भाई किसी रीजन में इतना स्लोप है तो ये थोड़ी है कि अगले दिन आपको वो ऐसे दिख जाएगा, अगले दिन ऐसे दिख जाएगा। अर्थक्वेक वगैरह आ गया थोड़ी अलग बात है, वरना जनरल कंडीशन में इसमें कोई इतना चेंज आएगा नहीं। कहीं पे इतना स्लोप है तो वो आपका नॉर्मली काफ़ी टाइम तक उतना ही रहेगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्या, रिलीफ। पेरेंट मटेरियल, अब भाई पेरेंट मटेरियल जो था उसमें कोई इतने चेंज आएंगे नहीं, उसमें जब चेंज आएंगे तो धीरे धीरे उससे सॉइल बनेगा, बट वो चेंज आपके 100 ऑफ ईयर्स में आएंगे, 100 साल में जाके वो चेंज आते हैं, जब जाके बनता है सॉइल। तो पेरेंट मटेरियल भी क्या हुआ, पैसिव हुआ, जिसमें चेंजेस बहुत स्लो आएंगे। और भाई टाइम,
ठीक है। टाइम तो फिर आपको पता ही है, टाइम तो लगातार चलता रहेगा, और टाइम भी आपका काफ़ी ज़्यादा बहुत लंबे टाइम तक जब आपके ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये बहुत लंबे टाइम तक जब काम करते हैं आपके किस पे, सारे फैक्टर मतलब क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, ये सारे फैक्टर जब पेरेंट मटेरियल या रॉक के ऊपर बहुत सालों तक काम करते हैं तब जाके सॉइल बनता है। तो टाइम भी जो है आपका यहाँ पे क्या है, पैसिव फैक्टर है। तो RPT। ऑर्गेनिज्म को कहीं कहीं बायोस्फीयर भी लिखा होगा, तो ध्यान दे लेना, दोनों एक ही बात है, ऑर्गेनिज्म हो या फिर बायोस्फीयर हो। तो यहाँ पे आपका जाएगा पैसिव फैक्टर पूछा है तो टाइम एंड रिलीफ, सी ऑप्शन। आई होप ये आप सबने जो है सही किया होगा ना, इतना तो आपको अच्छे से पता ही है। तो दिस वाज अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब आपको भाई नेक्स्ट वाले में क्या पढ़ के आना है इसका हम कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्कस। अब नेक्स्ट में आप पढ़ के आओगे, एक तो एनिमल हस्बेंड्री में हम आगे करेंगे कंटिन्यू, किसमें, बफेलो में देख लेंगे अगर बाई चांस कुछ बचता है, वरना आप गोट्स की ब्रीड पढ़ोगे, ठीक है। सीप की ब्रीड पहले पढ़ोगे और उसके बाद आप पढ़ के आओगे गोट की ब्रीड, ठीक है। सीप की ब्रीड्स पहले पढ़ना, फिर टाइम मिला फिर गोट की ब्रीड्स कवर करेंगे, ठीक। सेकेंड नंबर सॉइल में मैंने आपको बताया क्या पढ़ेंगे हम लोग, मिनरल न्यूट्रिशन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट भाई आपके एग्जाम में वही है। तो अब हम सॉइल में क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर चीज़ें पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट हर चीज़ होती है नो डाउट, बट क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा पूछे गए हैं उसको हम पहले कवर कर लेंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली या फाइनली हॉर्टिकल्चर भी हम लोग थोड़ा स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा स्टार्टिंग का बेसिक देखा ना कि भाई लेआउट डिज़ाइन वगैरह क्या होते हैं, स्क्वायर सिस्टम क्या है, हेक्सागोनल सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, बाकी अपन मिलते हैं फिर कैसे नेक्स्ट सेशन में। और तब तक आप लोग ये अच्छे से पढ़ के आना। PDF की बात रही तो वो आपको मिलेगी कहाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।